गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त सूक्ष्म रश्मि क्या होती है और उसका प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं दूरदर्शी के बारे में। तो आज अपना टॉपिक है दूरदर्शी। बात आती है दूरदर्शी क्या होता है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है दूरदर्शी यानी दूर स्थित वस्तुओं के दर्शन कराने वाली युक्ति। दूर स्थित वस्तुओं के दर्शन कराने वाली युक्ति क्या कहलाती है? दूरदर्शी। दूर का मतलब होता है यहाँ पर ऐसे नहीं है, दूर का मतलब है यहाँ पे आकाश या अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं अपन, कि आकाश और अंतरिक्ष में जो होती हैं वस्तुएं उनको अपन देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी कि दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है, दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर बेटा? दूरदर्शी वह प्रकाशीय युक्ति है या वह प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। क्या कहलाती है? दूरदर्शी कहलाती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि जो दूरदर्शी होती है वो दो प्रकार के अपने सिलेबस में, एक तो है अपने पास में अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। अच्छा, अपवर्तक दूरदर्शी को अपन खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। क्लियर बेटा? जो अपवर्तक दूरदर्शी होती है उसको अपन खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। और नंबर दूसरी होती है परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी। तो बेटा अपन दो प्रकार की दूरदर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो अपवर्तक दूरदर्शी, दूसरी परावर्तक दूरदर्शी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में, जिसको अपन खगोलीय दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बेटा? कि अपवर्तक दूरदर्शी क्या होती है। अच्छा, जो बेटा अपवर्तक दूरदर्शी होती है वो सबसे पहले अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ये बात क्लियर कर लो दिमाग में कि जो अपवर्तक दूरदर्शी होती है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या करती है? काम करती है। क्लियर बेटा? अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरह अपवर्तक दूरदर्शी में भी दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक तो होता है अविदर्शक लेंस, एक तो होता है अविदर्शक लेंस। क्लियर बेटा? और दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। जिस प्रकार से हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पढ़े दो प्रकार के लेंस, तो उसी प्रकार से जो अपवर्तक दूरदर्शी भी होती है वो दो प्रकार के लेंसों से मिलकर बनी होती है। एक तो अविदर्शक लेंस से और दूसरे का नेत्रिका लेंस से। क्लियर बेटा? अच्छा, इसमें अंतर ये होता है कि जो अविदर्शक लेंस होता है, तो अविदर्शक लेंस की क्या होती है? जो फोकस दूरी होती है, अविदर्शक लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होता है? अधिक। अविदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है उसका मान क्या होता है? अधिक होता है। और इसके द्वारक का आकार भी क्या होता है? बड़ा, यानी ये बड़े द्वारक की होती है। द्वारक भी क्या होता है? बड़ा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपने क्या पढ़ा था कि जो अविदर्शक लेंस था उसकी फोकस दूरी कम थी और द्वारक का मान भी कम था। लेकिन अपवर्तक दूरदर्शी में उल्टा हो जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी में जो अविदर्शक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी का मान भी क्या होता है? अधिक, यानी ज़्यादा फोकस दूरी होती है और द्वारक का जो आकार है वो भी क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि जो नेत्रिका लेंस होता है, तो जो नेत्रिका लेंस इसकी फोकस दूरी का मान क्या होता है? कम। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होता है? कम। और इसका द्वारक भी क्या होता है? छोटा होता है, यानी द्वारक क्या होता है? छोटा सा। तो द्वारक क्या होता है? कम होता है या छोटा होता है? एक ही बात है। तो द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी का मान क्या होता है? कम। ये तो आप जानते ही हो। अविदर्शक लेंस यानी वह लेंस जो कि वस्तु के सामने होता है, अविदर्शक लेंस होता है, और जो नेत्र के समीप होता है वो नेत्रिका लेंस होता है। तो अपवर्तक दूरदर्शी में जो अपवर्तक दूरदर्शी होती है वो दो प्रकार के लेंसों से मिलकर बनी होती है, अविदर्शक लेंस से और नेत्रिका लेंस से।
जो अविदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी और द्वारक, इन दोनों का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी फोकस दूरी का मान भी ज़्यादा होता है और द्वारक क्या लिया जाता है, बड़ा। जबकि जो नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी का मान कम होता है और द्वारक का मान भी क्या लिया जाता है, कम। अब देखो इसकी बनावट, ये बनती कैसे, तो बेटा इसमें एक खोखला पाइप होता है इस प्रकार से, ये खोखली नली होती है। क्या होती है, खोखली नली। अच्छा, खोखली नली के दो सिरे होते हैं, तो इस प्रथम वाले सिरे पर अविदर्शक लेंस को और सेकंड वाले सिरे पर नेत्रिका लेंस को लगा दिया जाता है या व्यवस्थित कर दिया जाता है। एक खोखली नली होती है, तो खोखली नली के एक सिरे पर तो अविदर्शक लेंस को और दूसरे सिरे पर नेत्रिका लेंस को व्यवस्थित कर देते हैं। अच्छा, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे, इस नली को ऐसे आगे पीछे घुमाकर। तो इस नली को ऐसे आगे पीछे घुमाकर दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है और इस व्यवस्था को दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को कम या ज़्यादा करना, ठीक है, किसकी सहायता से, इस नली की सहायता से, उसे क्या कहते हैं अपन, दंड चक्र व्यवस्था। यानी इस नली को घुमाकर या आगे पीछे खिसकाकर दोनों लेंसों की मध्य की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है और इसी व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दूरदर्शी के द्वारा या अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है वो देखेंगे अपन। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इसमें अभिदर्शक लेंस होता है और जो अभिदर्शक लेंस होता है उसका द्वारक, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ज़्यादा। तो बेटा ये हो गया अभिदर्शक लेंस, ये है अभी ठीक है, ये अभिदर्शक लेंस हो गया और बेटा ये हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष होगी और ये क्या हो गया, अविदर्शक लेंस। अच्छा, इसका ये प्रकाशीय केंद्र हो गया C1। अब देखो जो वस्तु है वो कहाँ पर है बेटा, अनंत पर है। अनंत का मतलब जैसे आकाश या अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा आदि की बात करें, उसी को देखने के लिए अपवर्तक दूरदर्शी को काम में लिया जाता है। तो जो वस्तु है वो अनंत पर है और हमने पढ़ रखा है जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो जो प्रकाश किरणें आती है वो क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर मिलता है, फोकस पर, यानी बिंदु बिंब, यानी बिंदु के आकार का प्रतिबिंब मिलता है। यानी प्रतिबिंब की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। तो मैं ऐसे मांगे क्या चल रहा हूँ कि जो प्रकाश किरणें आती है अनंत से, जो कि अनंत पर है, आपका जो बिंब है वो कहाँ पर है, अनंत पर। ध्यान से सुनना बेटा, वस्तु या बिंब कहाँ पर है, अनंत पर, और अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वो क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसमें एक दूसरे के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर तो आएगी नहीं, वो कैसे आएंगी, एक दूसरे के समांतर, इस प्रकार से। तो अनंत पर जो है आपका बिंब, उससे जो प्रकाश किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से, एक तो ये रही और दूसरी ये रही। तो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है जो कि एक दूसरे के समांतर है। अच्छा, जो प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र C1 से गुजरती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये तो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी। अच्छा, दूसरी प्रकाशीय किरण इस प्रकार से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगी, और यहाँ कहाँ पर काटेंगे बेटा, फोकस पर, इसके फोकस पर, किस पर, FO पर, इसके फोकस पर काटेंगी। तो वहाँ जो बिंब है, जैसे मैं मान लेता हूँ अनंत पर मेरे पास बिंब है ये, और इसका नाम है AB, अनंत पर रखा हुआ है। तो इसका मुझे प्रतिबिंब मिल जाता है जो कि कैसा होता है, उल्टा, और बहुत छोटा होता है। यहाँ पर तो बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बिंदु बिंब होता है, बिंदु के आकार का होता है, यानी बहुत छोटा होता है। और ये बन जाएगा A' और ये हो जाएगा आपके पास में B'। ठीक है, तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बहुत छोटा होता है वस्तु से। ठीक है, एक बार पुनः सुन लीजिए। सबसे पहले बड़े द्वारक का और ज़्यादा फोकस दूरी का अविदर्शक लेंस होता है। अब चूंकि जो वस्तु है AB, ये वस्तु AB ऐसे नहीं कि ये पास में, ध्यान रखना ये वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। अब इस वस्तु से जो आने वाली प्रकाश किरणें वो एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर मिलता है, फोकस पर, जो कि बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा बिंदु के आकार का। ठीक है, चलो ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरा लेंस होता है जिसे अपन कहते हैं नेत्रिका लेंस। तो इस जगह एक दूसरा लेंस होता है, तो ये इस प्रकार से ये दूसरा लेंस है, तो हो गया नेत्रिका लेंस।
अच्छा, नेत्र का लेंस का मैंने आपको बताया, नेत्र का लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी द्वारक का मान क्या होता है, कम होता है। अच्छा, ये नेत्र का लेंस का क्या है, ये प्रकाशीय केंद्र C2 है और ये इसका फोकस बिंदु है का Fe। इस पर इसका फोकस बिंदु इधर भी होगा, ये क्या होगा Fe। ठीक है, तो जो ये तो नेत्र का लेंस हो गया बेटा। तो ये नेत्र का लेंस का प्रकाशीय केंद्र C2 है, इसका फोकस बिंदु क्या है, Fe। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों लेंसों की, अच्छा इसकी इससे दूरी कितनी हो जाएगी, FO, क्योंकि इसके फोकस पर मिलता है, तो ये तो FO हो जाएगी। क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है A' B', ये नेत्र का लेंस के प्रकाशीय केंद्र C2 और इसके फोकस बिंदु Fe के मध्य में प्राप्त होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या बोल रहा हूं मैं कि दोनों लेंसों को, यानी दंड चक्र व्यवस्था से दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है कौन सा, A' B', ये नेत्र का लेंस के प्रकाशीय केंद्र C2 और इसके फोकस बिंदु Fe के मध्य में प्राप्त होना चाहिए, जिससे ये जो प्रतिबिंब है A' B', इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, आभासी बिंब का काम करेगा। ये वाला जो प्रतिबिंब है A' B' जो कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसके लिए, किसके लिए, नेत्र का लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह काम करेगा। एक बात पुनः सुन लीजिए, दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, ये है अविदर्शक लेंस जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, द्वारक का मान बड़ा होता है। अच्छा, कोई वस्तु अनंत पर है, अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वो एक दूसरे के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है, फोकस पर, यानी अविदर्शक लेंस के फोकस पर मिलती है, वहाँ पर क्या बन जाती है, प्रतिबिंब बनाती है। जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो काफ़ी छोटा होता है वस्तु से, यानी बिंब के आकार का होता है। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाकर, यानी दंड चक्र व्यवस्था से इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो नेत्र का लेंस के प्रकाशीय केंद्र C2 और इसके फोकस बिंदु Fe के मध्य ही प्राप्त होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे ये प्रतिबिंब है इस नेत्र का लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह काम करेगा। और यदि ये इसके लिए आभासी बिंब की तरह काम करेगा तो एक प्रकाश किरण तो मुख अक्ष के समांतर आएगी, जो मुख अक्ष के समांतर आएगी वो किससे पास हो जाएगी, फोकस से, और दूसरी प्रकाशीय किरण किस पर आएगी बेटा, प्रकाशीय केंद्र C2 पर। जो प्रकाशीय केंद्र C2 पर आएगी वो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी। अपन क्या देखें, दोनों की मध्य की दूरी बढ़ रही है, आगे बढ़ती जाएगी, यानी आगे कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। यदि इनको मैं बैक में लेके जाऊँगा तो बैक में कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यदि मैं इनको बैक में लेके जाऊँगा तो ये बैक में कहीं ना कहीं मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत, और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से ये वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, इसका नाम क्या होता है, B' और A', जो कि कैसे होता है, इसके कंपेयर में आभासी होता है, सीधा होता है, और इससे क्या होता है, बड़ा, यानी बिंब से बड़ा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। जबकि इसके कंपेयर में उल्टा होता है, छोटा होता है और आभासी तो होता ही है। तो ये इसके लिए बन गया, उसकी दूरी क्या होती है, हमेशा BE। क्या दे देंगे, B और E, क्योंकि नेत्र का लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब में तो ये BE। अच्छा, ये जो है प्रतिबिंब इस नेत्र का लेंस के लिए बिंब का काम करता है, इसलिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, UE। कितनी हो जाएगी, UE। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक समझने में। और इस प्रकार से हम यहाँ पे नेत्रिका से देख लेते हैं इस प्रतिबिंब को। तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बनेगा। अच्छा, यहाँ पर बनने वाला जो दर्शन कोण होता है वो क्या होता है, बीटा। मैंने बताया हमेशा यहाँ पर बनने वाला का दर्शन कोण क्या होता है, बीटा, क्योंकि नेत्रिका से अपन इधर देखते हैं तो ये कोण क्या होता है, बीटा। तो दोनों शीर्षक विमुख कोण होते हैं, इसलिए ये कोण भी क्या होता है, बीटा। अब इसके बाद में अपन को निकालनी होती है कोणीय आवर्धन। तो कोणीय आवर्धन कैसे निकालते हैं, देखो चूंकि कोणीय आवर्धन क्या निकालेंगे बेटा, कोणीय आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता। और कोणीय आवर्धन क्षमता स्मॉल m से लिखते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, बीटा अपॉन एल्फा। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। तो कोणीय आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। अब सबसे पहले मुझे एल्फा की वैल्यू, उसके बाद में मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, बीटा की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो, अच्छा अभी तक जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ी उसमें बिंब किसके, प्रकाशीय उपकरण के नज़दीक होता था, इसलिए हम उसको डायरेक्ट आंख के सामने रखकर और एल्फा की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अब बिंब कहाँ पर है, अनंत पर है, तो उसको आंख के सामने तो रख ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ये मानते हैं
कि जो बिंब है उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण कितना है, एल्फा। और यदि ये एल्फा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा बेटा, 100% क्या होगा, एल्फा। सीधी बात है। बिंब कहाँ पर है, अनंत पर, तो उसको आंख के सामने तो रख ही नहीं सकते। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये बनने वाला दर्शन कोण क्या है, किसके द्वारा, बिंब के द्वारा बनने का, नेत्र पर बनने वाला दर्शन कोण क्या है, एल्फा। अब यदि ये एल्फा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये इसका मान भी क्या होगा, एल्फा। तो सबसे पहले एल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश और C1 से। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश C1 से tan एल्फा इक्वल टू tan एल्फा, कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज ए डैश बी डैश और C1। tan एल्फा, अच्छा tan एल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू कितना है, ए डैश बी डैश। तो बेटा लंब का वैल्यू कितना है, ए डैश और बी डैश अपॉन आधार। आधार की वैल्यू कितनी है, सी बी डैश, तो C1 बी डैश। क्लियर। अब चूंकि एल्फा अति अल्प होता है, एल्फा क्या होता है, अति अल्प होता है, तो एल्फा का मान अति अल्प होता है, इसलिए एल्फा लिख देंगे। और ये ए डैश और ये बी डैश। अब देखो C1 बी डैश यानी C1 से बी डैश की दूरी कितनी है, FO। मैं आपतित किरण की दिशा में जा रहा हूँ, इसलिए इसको कैसे लूँगा मैं, धनात्मक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में FO, तो ए डैश बी डैश अपॉन में FO, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। चलो ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा की। बीटा कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज में, ए डैश बी डैश और C2 से। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश C2 से। और इसमें अपन निकालेंगे tan बीटा। tan बीटा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश, तो लंब की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपॉन आधार की वैल्यू C2 बी डैश, तो ये C2 बी डैश। क्लियर। वही अति अल्प होता है tan, चूंकि अपन लिख देंगे बीटा अति अल्प होता है, तो बीटा की वैल्यू अति अल्प होती है, इसलिए बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन में C2 बी डैश। तो मुझे C2 से बी डैश की दूरी ज्ञात करनी है। C2 से बी डैश की दूरी ज्ञात करने के लिए मैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में आऊँगा। और यदि मैं आपतित किरण के, देखा आपतित किरण ऐसे, और मुझे C2 से बी डैश की ओर आना पड़ेगा, यानी आपतित किरण के मैं विपरीत दिशा में आऊँगा। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में आने के लिए UE को, किसको बेटा, UE को क्या लूँगा मैं, नेगेटिव। तो UE को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। चलो ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई, एल्फा की वैल्यू आ गई। तो समीकरण किससे, 1 2 और 3 से। तो समीकरण 1 2 तथा 3 से स्मॉल m बराबर बीटा की वैल्यू कितनी आपके पास में, ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस में UE इंटू, इसको उल्टा कर दो एल्फा की वैल्यू को, कहेगा FO बटे में ए डैश बी डैश, ये कैंसिल। तो स्मॉल m बराबर आपके पास में आ गया माइनस FO बटे में UE। और ये आपके पास में समीकरण नंबर जो 4 आया है, ये कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र है। तो अपवर्तक दूरदर्शी के लिए कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया, स्मॉल m बराबर माइनस FO बटे UE। FO क्या है, अविदर्शक लेंस से फोकस दूरी, और UE क्या है, नेत्रिका लेंस से बिंब की दूरी। ठीक है। बात आती है इसमें दो कंडीशन। दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, सबसे पहले जब अंतिम प्रतिबिंब, इसकी बात करें, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बने, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। तो देखो दूसरी दोनों कंडीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्मॉल m की वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूँ, जिसे साफ कर दूंगा। स्मॉल m बराबर आपके पास में क्या है, माइनस FO बटे में UE, यही आया आपके पास में। इसको डाल दो समीकरण नंबर 4 आया था। ठीक है, अब इसको अपन साफ कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब देखो बेटा, दोनों कंडीशन कौन कौन सी है। सबसे पहले पहली कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, नंबर 1, पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन ये लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ए डबल डैश और बी डबल डैश स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। इसका मतलब बी का मान तो आ गया आपके पास में, तो बी की वैल्यू को मैं कितना लूँगा, बी इक्वल टू ले लिया मैंने माइनस डी, वापस आना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा u को क्या लूँगा, माइनस यू ई, यू इक्वल टू तो माइनस यू ई, और f को लूँगा f इक्वल टू ये तो प्लस एफ ही आएगा। तो किससे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u। वैल्यू को रखो, 1/f की जगह f ही रख देंगे, बराबर 1/b की जगह क्या रख देंगे, माइनस डी। तो माइनस और ये डी रख दिया, माइनस माइनस प्लस 1/, में क्या आ जाएगा यू ई। कोई दिक्कत। अब देखो अपन को फॉर्मूला बनाना है एफ ओ बटे यू ई, तो मैंने दोनों तरफ किससे गुना करूँगा, एफ ओ से। तो दोनों तरफ एफ ओ से गुना करते हैं, दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एफ ओ बटे में एफ ई बराबर माइनस एफ ओ बटे में डी, फिर प्लस एफ ओ बटे में यू ई। एफ ओ बटे यू ई तो मुझे चाहिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। यदि इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो एफ ओ अपॉन में एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन में डी बराबर एफ ओ बटे में यू ई। ठीक है। या थोड़ा सा अच्छा एक काम करो, एफ ओ यदि मैं कॉमा ले लेता हूँ, ठीक है, तो एफ ओ यदि मैं कॉमा ले लेता हूँ, तो एफ ओ यदि मैंने कॉमा ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक काम करो पहले इसको लिख देते हैं। तो ये समीकरण नंबर दे दो 5, समीकरण 4 तथा किससे, 5 से। तो समीकरण 4 और 5 से देखो स्मॉल एम बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल एम बराबर, अच्छा एफ ओ बटे यू ई की जगह ये रखेंगे तो माइनस तो है आपके पास में, और एफ ओ बटे यू ई के स्थान पर आप क्या ले सकते हो, एफ ओ बटे एफ ई प्लस एफ ओ बटे में डी। ठीक है बेटा। यदि मैं पूरा ये कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है क्या चीज़ कॉमन ले लूँगा, यदि मैं 1/f ई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, या एफ ओ बटे एफ ई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यदि मैं एफ ओ अब बटे एफ ई को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1, ये प्लस है, ये एफ ओ तो आ गया कॉमन, एफ ई नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा एफ ई जबरदस्ती कॉमन एफ ई बटे में डी, और ये सूत्र आपका बन जाएगा। ठीक है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो आपके पास में कोणीय आवर्धन क्षमता हो जाएगी स्मॉल एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। क्लियर बेटा। नंबर दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन, अच्छा इस स्थिति में यदि आपसे पूछे कि दूरदर्शी की, या अपन कहते हैं दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर क्या हो जाएगी, एफ ओ प्लस में यू ई, ये हो जाएगी, देख रहे हो एफ ओ और प्लस में क्या हो जाएगा यू ई। ठीक है। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब खामने स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी डी पर। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या, नंबर 2 पर, कंडीशन नंबर 2, नंबर दूसरी कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने बेटा, अनंत पर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। जब अनंत पर बना तो b इक्वल टू क्या लेंगे, अनंत, चलो ठीक है, u इक्वल टू तो माइनस यू ई लेंगे, और f इक्वल टू क्या लेंगे, एफ ई, ये तो सेम चलेंगे। ठीक है बेटा। अगेन लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे 1/f की जगह एफ ई, बी की जगह अनंत, और ये
यू ई माइनस के, इसलिए प्लस बन जाएगा। 1 अनंत का मान 0 होता है। दोनों तरफ एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एफ ओ बटे एफ ई और ये आ जाएगा एफ ओ बटे में यू ई। ठीक है बेटा, इसको डाल दो, ये समीकरण 4, ये 5 हो गया और ये डाल दो 6, समीकरण 4 और 6 से। तो समीकरण 4 तथा किसे 6 से, समीकरण 4 और 6 से। अच्छा, स्मॉल एम बराबर माइनस, तो ये एफ ओ बटे यू ई की जगह क्या रख देंगे, एफ ओ बटे में एफ ई। बेटा यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम में देता है एग्जाम में। तो आपके पास में 3 फॉर्मूला आ गए, एक तो एफ ओ बटे एफ ई, एक एफ ओ बटे यू ई और एक आपके पास में ये फॉर्मूला। अच्छा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने और ये आपसे पूछ ले दूरदर्शी की लंबाई, तो देखो बेटा इसी से ही दूरदर्शी की लंबाई पूछ ले, तो इसी से क्या आ रहा है आपके पास में, इधर बता रहा हूँ, एफ ई बराबर में क्या आ रहा है, यू ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस वाले रिलेशन से। तो यदि दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो देखो एफ ओ तो ही है और यू ई के स्थान पर क्या ले सकते हो आप, एफ ई, तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो यदि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई हो जाती है एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से ये अपवर्तक दूरदर्शी क्या होती है, समाप्त। नेक्स्ट जो सेकंड है दूरदर्शी, वो है परावर्तक दूरदर्शी। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 2, तो नंबर सेकंड है नंबर दूसरी बेटा, परावर्तक दूरदर्शी, ये ऐसे कहते हैं कैसीग्रेन, कैसीग्रेन, कैसीग्रेन दूरदर्शी। तो कैसीग्रेन दूरदर्शी क्योंकि इसका जो इसको डिस्कवर किया था, ये वो किसने किया था, कैसीग्रेन साइंटिस्ट ने, इसलिए कैसीग्रेन दूरदर्शी बोलते हैं या परावर्तक दूरदर्शी बोलते हैं। तो वह दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है परावर्तक दूरदर्शी कहलाती है। वह दूरदर्शी जो कि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है क्या कहलाती है, परावर्तक दूरदर्शी। यानी ये जो दूरदर्शी है ये किस पर काम करती है, परावर्तन के सिद्धांत पर। यानी इस दूरदर्शी में लेंस के स्थान पर दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, लेंस के स्थान पर दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें लेंस के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसकी बनावट की, कि ये बनती कैसे है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा व्यास की, जैसे करीब 5 मीटर या 6 मीटर या 10 मीटर इतने व्यास की, यानी बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, 5 मीटर या 6 मीटर या 7 मीटर या 8 मीटर या 10 मीटर व्यास की एक क्या होती है, खोखली नली होती है। ऐसी बेटा इसमें एक नली होती है जिसका जो व्यास होता है वो लगभग 5 मीटर से 10 मीटर के मध्य में होता है। ठीक है, 5 मीटर से 10 मीटर के मध्य में होता है। तो एक खोखली नली होती है। इस खोखली नली का जो खुला वाला सिरा है ये तो वस्तु के सामने होता है, यानी खुले वाले सिरे के सामने वस्तु होती है, और जो सेकंड वाला सिरा होता है उस पर एक ये अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। ऐसे क्या लगा दिया जाता है, अवतल दर्पण। ध्यान रखना, अवतल दर्पण। इसे प्राथमिक दर्पण या अविदर्शक दर्पण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन 2 नाम से जानते हैं, इसे प्राथमिक दर्पण, प्राथमिक दर्पण, या फिर अपन इसे कहते हैं अविदर्शक दर्पण। अविदर्शक दर्पण या प्राथमिक दर्पण भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक खोखली नली होती है जिसका व्यास 5 मीटर से 10 मीटर के मध्य में होता है। जो ये खोखली नली होती है इसका खुला वाला जो सिरा होता है वो वस्तु के सामने, यानी इसके सामने क्या होती है, वस्तु, और जबकि जो दूसरा वाला सिरा होता है उस पर अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, जिसे प्राथमिक दर्पण या अविदर्शक दर्पण भी बोलते हैं। क्लियर? अब बेटा इसमें क्या होता है कि जो आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, जैसे कोई प्रकाश किरणें इस प्रकार से आती है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार से इस नली में प्रवेश करेंगी। ठीक है बेटा, इसी प्रकार क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। अब उनका क्या होता है, इस अवतल दर्पण के द्वारा क्या होता है, परावर्तन, और अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है और वो परावर्तित होकर इस प्रकार से किसी बिंदु पर मिलती है,
और यहाँ पर क्या बनता है प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को देखने के लिए, इस प्रतिबिंब को देखने के लिए यहाँ पे एक पिंजरा रखा जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, कमरे से भी बड़ी। तो यहाँ पे एक पिंजरा रखा जाता है। इस पिंजरे में क्या होता है, प्रेक्षक को बैठा दिया जाता है। अब वो प्रेक्षक इस प्रतिबिंब को क्या करता है, देखता है। लेकिन इससे क्या कमी हो जाती है, इसमें क्या दोष उत्पन्न हो जाता है। हाँ तो बेटा इससे क्या दोष उत्पन्न हो जाता है कि इस प्रेक्षक की उपस्थिति के कारण या इस पिंजरे की उपस्थिति के कारण, इस प्रेक्षक की उपस्थिति के कारण या फिर इस पिंजरे की उपस्थिति के कारण जो आपतित होने वाली प्रकाश किरणों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि सीधी बात है, ये जो पिंजरा या प्रेक्षक है आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को रोकेगा, तो आपतित होने वाली प्रकाश किरणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे प्राप्त प्रतिबिंब की तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी। यानी जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट प्राप्त नहीं हो पाता। दोबारा सुन लीजिए, एक खोखली नली होती है जिसका व्यास करीब 5 मीटर से 10 मीटर के मध्य में होता है। इसका खुला वाला सिरा वस्तु की ओर होता है और जो इसका जो दूसरा सिरा होता है उस पर एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, जिसे प्राथमिक दर्पण या अविदर्शक दर्पण भी कहते हैं। अब किसी वस्तु से या बिंब से चलने वाली प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, उस प्रतिबिंब को देखने के लिए इसके अंदर, इस खोखली नली के अंदर किसी प्रेक्षक को पिंजरे के अंदर बैठा दिया जाता है और वो इस प्रतिबिंब को देखता है। लेकिन इससे क्या दोष उत्पन्न हो जाता है, इस पिंजरे के कारण या इस प्रेक्षक के कारण जो आपतित होने वाली जो प्रकाश किरणें उनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण जो बनने वाला प्रतिबिंब उसकी तीव्रता में कमी हो जाती है और वो स्पष्ट प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस समस्या को दूर करने के लिए या इस दोष को दूर करने के लिए वैज्ञानिक कैसी ग्रेन ने क्या किया, इस दोष को उत्पन्न करने के लिए उसने क्या किया, इस अवतल दर्पण में एक छिद्र कर दिया और इस अवतल दर्पण के मध्य में छिद्र कर उसमें एक क्या लगा दी, नली, एक छोटी नली लगा दी। ठीक है, इस अवतल दर्पण में एक छिद्र किया, उसमें एक छोटी नली लगा दी। अब क्या होता कि जैसे किसी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब इस प्राथमिक दर्पण या अविदर्शक दर्पण से आपतित होती है तो भाई क्या होती है, उनका परावर्तन होता है और वो परावर्तित होकर, अच्छा यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, एक दर्पण क्या लगा दिया, उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं द्वितीयक दर्पण या नेत्र का दर्पण, इसे द्वितीयक दर्पण या नेत्र का दर्पण भी क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक उत्तल दर्पण लगा दिया। तो ये जो परावर्तित होने वाली जो प्रकाश किरणें ये उत्तल दर्पण पर क्या होती है, आपतित, और उत्तल दर्पण पर ये आपतित होती है तो दोबारा से इनका परावर्तन होता है। परावर्तित होकर इस प्रकार से इस छोटी वाली नली के अंदर किसी बिंदु पर ये मिलती है और वहाँ पर वस्तु का क्या मिल जाता है, प्रतिबिंब, और इसको मानव नेत्र के द्वारा देख लिया जाता है। किसके द्वारा, मानव नेत्र के द्वारा यहाँ पर देख लिया जाता है। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब देखा जाता है। क्लियर, क्या किया, इस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने एक उत्तल दर्पण का उपयोग किया। अब जैसे प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं तो उत्तल दर्पण पर क्या होती है, आपतित, और उत्तल दर्पण उनका दोबारा से परावर्तन करता है और किसी एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, और जहाँ पर ये फोकसित होती है वहाँ पर इस वस्तु का जो भी अपन देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। क्लियर बेटा, नेक्स्ट ये बात आती है कि इस प्रकार से, अच्छा यदि कोई पूछे कि परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में से कौन सी सबसे बेस्ट है या बेहतर है, तो मेरा आंसर होगा कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, अच्छी है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इससे बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर बेटा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो परावर्तक दूरदर्शी है वो अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, क्यों। तो उसके कौन कौन से कारण है कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में ज़्यादा बेहतर है और क्यों, इसके आंसर क्या है। तो पहला आंसर तो ये होगा, चूँकि जो परावर्तक दूरदर्शी होती है इसमें दर्पणों का उपयोग किया जाता है और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए परावर्तक दूरदर्शी से बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता ज़्यादा होती है अपवर्तक दूरदर्शी से बनने वाले प्रतिबिंब की तुलना में। पहला आंसर क्या है कि परावर्तक दूरदर्शी से बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता हमेशा ज़्यादा होती है, किससे, अपवर्तक दूरदर्शी से बनने वाले प्रतिबिंब की तुलना में। ठीक है,
दूसरा आंसर क्या है कि जो परावर्तक दूरदर्शी होती है, तो परावर्तक दूरदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? दर्पणों का उपयोग किया जाता है। और दर्पणों में कभी भी वर्ण विपथन का दोष उत्पन्न नहीं होता। किसका? वर्ण विपथन का दोष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वर्ण विपथन सिर्फ लेंसों में होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो परावर्तक दूरदर्शी है उसमें लेंसों के स्थान पर दर्पणों का उपयोग किया जाता है, और दर्पणों में कभी भी वर्ण विपथन का दोष उत्पन्न नहीं होता। क्लियर बेटा? नंबर तीसरी बात, परावर्तक दूरदर्शी में दर्पणों का उपयोग किया जाता है लेंस के स्थान पर, इसलिए इसमें गोलीय विपथन का दोष भी उत्पन्न नहीं होता। किसका बेटा? गोलीय विपथन का दोष भी उत्पन्न नहीं होता। क्लियर? गोलीय विपथन का दोष भी उत्पन्न नहीं होता। नंबर चौथी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बेटा जो लेंस होता है अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस, तो लेंस को व्यवस्थित करने के लिए एक रिम की आवश्यकता होती है। रिम यानी फ्रेम। ऐसे एक फ्रेम लगाया जाता है तब इसे व्यवस्थित किया जाता है, और इतने बड़े फ्रेम को बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जबकि इस अवतल दर्पण को किसी सहारे के, यदि, क्योंकि इसकी जो एक सतह होती है वो तो पॉलिश्ड होती है और दूसरी सतह परावर्तक होती है, तो जो पॉलिश्ड वाली सतह उस पर किसी सहारे के सहारे इसे टिका दिया जाता है। जबकि इसकी दोनों जो सतह होती है ये तो पूरा पारदर्शी होता है, तो इसको पारदर्शी होता है इसलिए इसको सहारा देने के लिए एक रिम की आवश्यकता होती है। जबकि इसको सहारा देने के लिए किसी भी प्रकार के रिम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसके दूसरे साइड पर सहारा दिया जा सकता है, उसे आसानी से खड़ा किया जा सकता है। क्लियर बेटा? तो ये 4 रीजन है। तीव्रता ज़्यादा होती है, गोलीय विपथन का दोष उत्पन्न नहीं होता, वर्ण विपथन का दोष उत्पन्न नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की रिम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से आपका ये परावर्तक दूरदर्शी या कैसिग्रेन दूरदर्शी समाप्त होती है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त। कल से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे आपको। ठीक है बेटा? ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स की कॉपी यदि अलग बनाना चाहो तो बना लेना, और साथ साथ में न्यूमेरिकल को नोट करना। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल की कोई PDF नहीं आएगी, न्यूमेरिकल आपको इसी बोर्ड से नोट करने होंगे ऑनलाइन। क्लियर बेटा की बात समझ में? ओके, थैंक यू।